नमस्कार। आज हम इंडियन पॉलिटी के जो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 51A के बीच में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ उसके अंदर कुछ तथ्य कुछ फैक्ट्स आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 1 जो है उसमें आपको भारत का नाम या इंडिया का नाम देखने को मिलेगा। इसमें ये बता रखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसके अलावा जो है भारत का जो बाउंड्री जो है पूरी की पूरी जो उसका क्षेत्रफल जो है वो आपको बता रखा है पूरा का पूरा। इसके अलावा भारत के जितने भी राज्य जो हैं उनका नाम और उनका क्षेत्र बता रखा है आपको। भारत के जितनी भी यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनका नाम व उनका क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेगा इसी आर्टिकल के अंदर। अब जो ये राज्य और जो उनका क्षेत्र और जो यूनियन टेरिटरीज और उनका क्षेत्र जो है ये पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है। आर्टिकल नंबर 2 जो है समझ लीजिए भारत का ये एक एरिया है और ये बाहर का एक मुल्क है, समझ लीजिए पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान को हमने जीत लिया और जीत करके भारत में मिलाना है। तो जब नया राज्य बनाएंगे ना पाकिस्तान को या नया राज्य के रूप में इसकी स्थापना करने की कोशिश करेंगे तो हम आर्टिकल नंबर 2 के तहत जो है नया राज्य बना सकते हैं इसको। यानी वह राज्य जो पूर्व में भारत का पार्ट नहीं था वह आर्टिकल नंबर 2 के थ्रू बनता है। आर्टिकल नंबर 3 जो वर्तमान राज्य जो हैं उनकी सीमा अगर आपको बदलनी है, उनके नाम आपको बदलने हैं, उनको 2 भाग में डिवाइड करना है आपको, तो उसके लिए आपको आर्टिकल नंबर 3 का यूज़ करना पड़ेगा। और ये पावर जो है पार्लियामेंट के पास में ही होती है एग्जिस्टिंग स्टेट्स की सब चीज़ों को ऑल्टर या चेंज करने के लिए। तो इसको याद करने के लिए जो एक निमोनिक हमने बनाया है वो इस तरीके से है कि आर्टिकल नंबर 1 भारत, आर्टिकल नंबर 2 नया राज्य, आर्टिकल नंबर 3 पुराना राज्य। इससे आपको बहुत आराम से ये चीज़ याद हो जाएगी। पॉलिटी में हर जगह हम एक शब्द का बहुत भयंकर उल्लेख देखेंगे। हिंदी में उसको राज्य कहते हैं और इंग्लिश में उसको स्टेट कहते हैं। ये राज्य ने जो है मौलिक अधिकार का हनन कर लिया या राज्य ने जो है वो एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करेगा राज्य, ठीक है। तो ये राज्य आखिरकार होता क्या है? तो ये राज्य जो है वो यूनियन के अंदर तो भारत सरकार या उसके अंतर्गत आने वाली जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वह है, ठीक है, या फिर जो संसद या उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वह है। और अगर आप स्टेट्स की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वह राज्य की तरह काम करते हैं। इसके अलावा जो वहाँ का विधानमंडल जो है उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वह भी राज्य की तरह ही काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें लोकल अथॉरिटीज़ जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ हो गए या पंचायत हो गई, पंचायत समितियाँ वगैरह जो हो गई, ये भी राज्य के रूप में ही काम करती हैं। इसके अलावा जो है सेचुरेटरी या फिर नॉन सेचुरेटरी बॉडीज़ जैसे कि आपकी LIC हो गई, सेल हो गई, SBI हो गई, गेल हो गई, ये सब के सब राज्य की तरह ही काम करते हैं। और इनका कोई भी एक्ट जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये राज्य की तरह काम करते हैं। अब हमने देखा था कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक जो होते हैं वो मौलिक अधिकार होते हैं यानी फंडामेंटल राइट्स होते हैं पार्ट 3 के अंदर। तो 12 नंबर में तो हमने आपको बता दिया राज्य होता क्या है। अब हम 13 नंबर के ऊपर आते हैं। 13 नंबर जो होता है उसको हमने याद करने का तरीका से बताया है कि जो फंडा से टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। यानी कि जो भी ऐसा कानून सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है जो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की कोशिश करता हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू उस कानून को नल एंड वॉइड यानी उस कानून को शून्य घोषित कर सकती है। तो all those laws which are inconsistent with the fundamental rights will be deemed void, can be deemed void by the Supreme Court। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो भी इन लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर कर सकता है। ये दोनों जो है ये रिट इशूइंग पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। अब हम आते हैं राइट टू इक्वालिटी के ऊपर या समता के अधिकार के ऊपर। ये 14 नंबर से लेकर के 18 नंबर के बीच में होते हैं। आर्टिकल नंबर 14 ये कहता है कि सब लोग जो है वो कानून के सामने बराबर हैं, विधि के सामने सब लोग जो है एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं। वो किसी के बीच में जो है पक्षपात नहीं करती है।
आर्टिकल नंबर 14 ये स्टेट करता है। आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है कि हमारे संविधान ने इस देश के अंदर धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे हर तरीके से भेदभाव को जो है वो बैन कर दिया है, बंद कर दिया है। आर्टिकल नंबर 16 ये बताता है कि इस देश के अंदर जब कोई भी नियुक्ति निकलती है राज्य के अधीन किसी भी पद के ऊपर, तो सभी नागरिकों को इस विषय के अंदर समान अवसर मिला जाएगा। यानी कोई भी अगर आदमी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करता है तो किसी भी रीज़न के तहत उसको उस नौकरी में पार्टिसिपेट करने के लिए रोका जा नहीं सकता। आर्टिकल नंबर 17 जो ये कहता है कि इस देश में अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 18 ये कहता है कि इस देश के अंदर टाइटल्स को यानी उपाधियों को बैन कर दिया गया है। यानी कि राय बहादुर, शेर बहादुर, इस तरीके के टाइटल्स आप यहाँ पे लगा नहीं सकते। हाँ, ऐसे टाइटल्स जैसे कि डॉक्टर या फिर आर्मी की रैंक्स, ये आप ज़रूर इस देश में लगा सकते हैं। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका इस तरीके से है कि 2014 में लॉ की पढ़ाई करी, 2015 में भेदभाव हुआ, 2016 के अंदर नौकरी लगी, 2017 में खतरा हो गया और 2018 जो है वो टाइटल्स का अंत हो गया। आर्टिकल नंबर 19 यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये 6 अधिकार हैं आज की तारीख में। वैसे शुरू में ये 7 अधिकार थे, एक अधिकार को डिलीट कर दिया गया। तो सबसे पहला अधिकार जो है वो आता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार, यानी कि बोलने का और अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार। इसके अंदर निहित अधिकार जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है एक राइट टू फ्रीडम वाला अधिकार है। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन बट नो राइट टू स्ट्राइक, यानी प्रदर्शन करने का अधिकार है इस देश में आपको, पर हड़तालें करने का अधिकार नहीं है आपको। राइट टू टेलीकास्ट, गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि इस देश में आप टेलीकास्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट का उसके ऊपर एकाधिकार नहीं चलेगा। इसलिए आप देखें कि हमारे देश का जो नेशनल टेलीविज़न जो है वो डीडी होता है, पर जो हमारे लाइव मैचेस वगैरह जो भी होते हैं वो स्टार स्पोर्ट्स, ESPN, डिज्नी हॉटस्टार, इन सब के ऊपर टेलीकास्ट होते हैं। तो इसमें यहाँ पे मोनोपोली नहीं है सरकार की, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी कर रखी है इस चीज़ को भी। सेकेंड नंबर का जो आता है अधिकार वो है असेंबली करने का अधिकार, यानी कि आप शांतिपूर्ण सम्मेलन करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस वहाँ पे शांति मेंटेन होनी चाहिए। नंबर 3 जो है वो एसोसिएशन, यानी कि आप संघ बनाने की स्वतंत्रता है देश के अंदर कि आप आराम से संघ बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती उसमें। इस देश में कहीं भी घूमने का अधिकार है, आप उस देश की बाउंड्री में आप कहीं भी घूम सकते हैं, उसके लिए आपको वीज़ा वगैरह की इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आराम से घूम सकते हैं। इस देश में आपको किसी भी जगह पे रेसिडेंस करने का, निवास करने का, बसने का अधिकार है। राजस्थान का बंदा है, पंजाब में घर खरीद करके वहाँ बसना चाहता है तो उसको वहाँ की सरकार मना नहीं कर सकती कि भाई आप तो राजस्थानी हो, पंजाब में क्या करने के लिए आए हो, वो अलाउड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। प्रोफेशन का अधिकार, वही बात, राजस्थान का बंदा पंजाब में जाके काम करना चाहता है, वहाँ जॉब लग गई उसकी, वहाँ जाके वो बिज़नेस करना चाहता है तो वहाँ पे उसको मना नहीं किया जाएगा कि भाई आप यहाँ क्यों करने आए हो काम, आपको अलाउ किया जाएगा वहाँ पे काम करना। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि पहले 7 ये थे राइट ऑफ फ्रीडम 7 थे। उस जो 7 था उसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था आपको। इसको संविधान संशोधन नंबर 44 जो कि 1978 के अंदर हुआ उसके तहत डिलीट कर दिया गया और अब इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है और ये आर्टिकल नंबर 301 के अंदर मेंशन्ड है। अब ये मौलिक राइट नहीं है। ये सवाल अनेकों बार पूछा गया है बहुत एग्जाम्स के अंदर, तो इसको ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि राइट टू प्रॉपर्टी अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, एक लीगल अधिकार है ये। आर्टिकल नंबर 20 जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण यानी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के तहत ये जो है आर्टिकल है। ये आर्टिकल ये कहता है कि अपराधी कौन है। इसकी डेफिनेशन है कि अपराधी वो है जो कि विधि के द्वारा डिसाइड किए हुए किसी भी लॉ को तोड़ता हो, उस आदमी को अपराधी माना जाएगा। अगर विधि ने ये माना है कि किसी भी इंसान का मर्डर करना एक जघन्य अपराध है तो उसके लिए उस आदमी को अपराधी माना जाएगा, पर विधि ने यह माना है कि एक कीड़े को मारना अपराध नहीं है,
तो वो आदमी कीड़े को मारने के उसके अंदर उसको अपराधी नहीं माना जाएगा और उसको उसके लिए सजा नहीं दी जाएगी। यानी जो लॉ ने जिस चीज को अपराध माना है उसको वो तोड़ता है तो वो अपराधी बन जाएगा। उस अपराध के लिए जो तय दंड है सिर्फ वही दंड मिलेगा। ऐसे नहीं समझो चोरी करने के लिए जो है 1 साल की कैद डिसाइड कर रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर आदमी चोरी के केस में गया तो उसको फांसी की सजा नहीं मिल जाएगी, क्योंकि वो कानून में वो प्रावधान ही नहीं है उसके लिए। उसको 1 साल की जेल का प्रावधान है तो उसको 1 साल की जेल ही मिलेगी। एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि 1 साल की आप सजा काट करके आ गए, सरकार की इच्छा हुई और फिर आपको पैक कर दिया अंदर, वो काम नहीं होगा। फिर खुद के खिलाफ साक्षी होने के लिए बात ही नहीं कर सकते। कई बार आपने बॉलीवुड पिक्चर्स में देखा है कि ये बोलते हैं कि साहब पुलिस के सामने दिया हुआ बयान जो होता है वो कोर्ट के अंदर मान्य नहीं होता, इसलिए कि पुलिस जो है वो ले डंडे की सुताई कर करके जो है आदमी से कबूल करवा देती है कि बोल तूने ये अपराध किया है, तो आदमी को बेचारा कुटाई से बचने के लिए उसको मानना पड़ता है कि हाँ साहब मैंने तो ये अपराध किया है। पर ये चीज़ जो है कोर्ट के अंदर जो है वो जस्टिफिएबल नहीं होती, क्योंकि उसको आप खुद के अगेंस्ट साक्षी होने के लिए जो बाध्य नहीं बना सकते। आर्टिकल नंबर 21, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं हो सकता, यानी राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। यह अधिकार जो है ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों को मिलता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार पूछा गया है कि इनमें से कौन से अधिकार जो है वो नागरिक और विदेशी दोनों को मिलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 21 जो है वो दोनों को मिलता है इसके अंदर, ठीक है। इसके तहत जैसे कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे किसी आदमी को सोने का अधिकार है, वो सोना चाहता है तो आप उसको ऐसे नहीं कि तू जगेगा भाई से, उसमें वांटेड पिक्चर में दिखाया नहीं गया था कि उसको विलन को कहता है कि तेरे गनी भाई को कि भाई तेरे को जगना ही पड़ेगा, तू सो नहीं सकता। तो आप ये चीज़ कर नहीं सकते किसी के साथ में, ठीक है। कोई आदमी किसी जगह पे काम करने चाहता है तो जो एक बेयर मिनिमम जो माहौल उसको मिलना चाहिए काम करने के लिए कि भाई साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, बैठने उठने योग्य जगह होनी चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी टेबल होनी चाहिए, वो सब उसको इंतजाम मिलने चाहिए। वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको आप रोक नहीं सकते उन चीज़ों के लिए। तो ये आर्टिकल नंबर 21 में आता है। अच्छा, आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो हैं वो इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन भी लाखों बार पेपर में पूछा गया है कि वह कौन से आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होते। वहाँ आर्टिकल नंबर 20 और 21, ये आपको ये आर्टिकल्स, ये अधिकार कोई आपसे छीन ही नहीं सकता, भले इमरजेंसी लगो भले कुछ भी लगो। आर्टिकल नंबर 21A, तो आर्टिकल नंबर 21A जो है साहब वो आपका राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल है। तो हमारे 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन 2002 के तहत इस आर्टिकल को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, जिसके तहत ये क्या कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी, सरकार को ये एजुकेशन देनी चाहिए इन बच्चों को, ठीक है। इसी तहत संसद ने जो है 2009 में RT एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट भी पास किया, ठीक है। ये 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसके तहत जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी उसके पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, इसके तहत एक 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई। इसके तहत ये कहा गया कि सब माँ बाप का सबका कर्तव्य है कि वह 6 से 14 साल तक के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन देवें, और ये कर्तव्य जो है सरकार का भी बनता है। आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22 हमारी सारी पिक्चरें जो है इन्हीं आर्टिकलों के पीछे चल रही है। इसी आर्टिकल के पीछे मतलब कानून की सारी पिक्चरें जो है वो लोग इसी के पीछे खा रहे हैं, ये मान लो आप, ठीक है। ये आर्टिकल जो है ये कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। यानी कि कभी भी किसी आदमी को आप गिरफ्तार करने जा रहे हो तो आपको उसका कारण बताना पड़ेगा, बिना कारण के आप उसको गिरफ्तार कर नहीं सकते। वो कहता है ना, वो एक डायलॉग है, वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास, तो वो चीज़ है कि भाई आपको बताना पड़ेगा कि तू क्यों मेरे को गिरफ्तार कर रहा है, ऐसे कैसे लेके जा रहा है भाई, ठीक है। दूसरी चीज़, गिरफ्तार होने के बाद सबसे पहला डायलॉग क्या बोलता है, आज मेरे को अपने वकील से बात करनी है, तो वो चीज़ भी आपका जो है आर्टिकल नंबर 22 उसकी गारंटी देता है कि साहब आदमी को कानूनी वकील से परामर्श करने का अधिकार है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक बार अगर आपने किसी को गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको जज के सामने पेश करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ऐसे नहीं कि आप उसको लेकर के बैठे हुए, पुलिस वाले लेकर के बैठे हुए और जो है सुताइयाँ चल रही है, ऐसा नहीं होता। आपको 24 घंटे के सामने जज के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर
इसके बाद में उसका अगला पार्ट जो है वो ये है कि अगर जज ने कह दिया कि साहब मेरे को कोई ऐसा रीज़न नज़र नहीं आ रहा जिसके कारण से इसको हिरासत में लगना चाहिए, तो आपको इसको इमीडिएटली जो है रिलीज़ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप जज की बात को ओवरलुक करके भी उसको हिरासत में लग करके ही बैठे हुए हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ये भी नागरिक और गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध है। इसके अंदर क्या आता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर नहीं करी जा सकती, यानी आप मानव तस्करी नहीं कर सकते। आदमी औरतों की खरीद फरोख्त करना इस देश में अलाउड नहीं है, ठीक है। देवदासियाँ देवदास ये बनाने अलाउड नहीं है। बंधुआ मजदूरी इस देश में अलाउड नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि आप इसे समझ लीजिए, अभी तो आप सरकारी सेक्टर में की तरफ तैयारी कर रहे हैं, पर जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं कंपनीज के अंदर, वहाँ पे बॉन्ड साइन करवाया जाता है 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का। एक्चुअली देखा जाए तो उस बॉन्ड को सिर्फ आदमी की साइकोलॉजिकल उसको डराने के लिए साइन कराया जाता है, क्योंकि इस देश में बंधुआ मजदूरी यानी कि फोर्स्ड लेबर अलाउड ही नहीं है, इसलिए उन बॉन्ड की वैल्यू नल एंड वॉइड अपने आप हो जाती है, कोई मतलब ही नहीं निकलता उन बॉन्ड्स का। आर्टिकल नंबर 24, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज, ठीक है, बाल श्रम पे रोक है। इस देश में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप जो डेडली जो जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि पटाखा बनाने के कारखाने वगैरह जो है, उनके अंदर बिल्कुल ही काम नहीं करवा सकते आप। बाकी चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट इस देश के अंदर फैक्ट्रीज के अंदर वैसे भी अलाउड नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 के बीच में आता है। ये ऐसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है इसके ऊपर कि साहब धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार जो है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, तो 25 से लेकर 28 के मध्य में आता है। इसके अंदर आर्टिकल नंबर 25 जो वो है वो ये कहता है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन, आप कोई सा भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, उसकी कोई मनाही नहीं है। इस देश में आपको हिंदुइज्म फॉलो करना है, इस्लाम फॉलो करना है, सिखिज्म फॉलो करना है, जैनिज्म फॉलो करना है, आप जो फॉलो करना चाहें वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपको इनर, इसमें निहित कौन कौन से हैं कि इनर फ्रीडम है आपको, यानी कि भगवान या उसके कोई से भी रूपों के साथ में आप अपना जिस भी तरीके से मतलब संबंध बनाना चाहते हैं उसका आपको आंतरिक स्वतंत्रता है, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अपना जो भी आपका बिलीफ है भगवान के अंदर है, अल्लाह के अंदर है, सदगुरु के अंदर है, उसको आप ओपनली जो है डिक्लेयर कर सकते हो। उसमें भी अपनी धार्मिक आस्था को आप ओपनली सार्वजनिक रूप में से बोल सकते हो। भाई कोई सऊदी पौदी तो है नहीं यहाँ पे कुछ भी बोलने के ऊपर जो है वो मारकाट मच जाती है, ठीक है, वो तो वहाँ पे होता नहीं है। आप अपना ओपनली अपने बिलीव्स को शेयर कर सकते हो। फिर अपने रिलीजियस थॉट्स को भी आप प्रोपोगेट कर सकते हो। जैसे अगर आपको भगवान के अंदर बहुत ही आप भक्ति भावना में और आप लोगों को बताना चाहते हो उनके बारे में कि श्री राम बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इतने अच्छे काम करे, ये सब कुछ चीज़ें, तो वो बताना बुरी बात नहीं, उनका आप ओपनली बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर हाँ, उसके बाद में आप फोर्सिबल कन्वर्ट यानी कि उनका धार्मिक जो धर्मांतरण जो है ना उसके लिए फोर्स नहीं कर सकते लोगों को कि आप कि भैया तू हिंदू बन जा जबरदस्ती, या तू फलाना कुछ भी बन जा, वो चीज़ अलाउड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी जो है सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स यानी नागरिक और गैर नागरिक दोनों को ही अलाउड है ये राइट। आर्टिकल नंबर 26, अपने रिलीजियस अफेयर्स यानी कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है इस देश के अंदर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 27, इस देश में कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। से पहले जाजिया वगैरह लगा करते थे ना औरंगजेब के इनके टाइम के ऊपर, हिंदूज को इनको देने पड़ते थे, ठीक है। वैसे इस देश के अंदर टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं, किसी भी रिलीजन के ऊपर आपको, आप अपने आराम से फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्टिकल नंबर 28, ठीक है, आप कोई से भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। आप जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी जो है वो प्रार्थनाएं वगैरह करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्टिकल नंबर 28, ठीक है, ये आपको अलाउ करता है कोई भी तरीके की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करने का, ठीक है। कोई भी धार्मिक शिक्षा में जाके आप उपस्थित हो सकते हो, उसकी स्वतंत्रता है आपको, इस देश के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप कोई भी तरीके की जो आपके इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उनके अंदर आप प्रार्थनाएं वगैरह करवा सकते हो। आर्टिकल नंबर 28 जो है वो कहता है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, यानी कि धार्मिक शिक्षा में आप उपस्थित हो सकते हो और वहाँ पे आप जो धार्मिक जो आपके आर्टिकल नंबर 28 ये कहता है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस,
यानी कि जो आपके शिक्षण संस्थान है वहाँ पे भी आप जो है पूजा पाठ करवा सकते हो, प्रार्थना करा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, ये इसमें आर्टिकल नंबर 29 आता है। ये कहता है कि साहब अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 30 ये कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों वर्ग को उसका अधिकार होगा। यानी कि समझ लीजिए जैसे भी कॉन्वेंट एजुकेशन होती है, ठीक है, सेंट एंसलम स्कूल हो गया, सेंट टेरेसा स्कूल हो गया, ठीक है, तो उस वो ये खोल भी सकते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं माइनॉरिटी, उसमें कोई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन फुल सपोर्ट करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। ये प्रावधान ये कहता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना अपने आप में खुद भी तो एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, वो खुद भी तो एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल मतलब कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये कहता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने का अधिकार स्वयं में भी एक मौलिक अधिकार है। यानी जितने भी अभी अपन ने 12 से लेकर के जो है 35 तक जितने भी अपन अधिकार जो देख रहे हैं मौलिक, ठीक है, इनका संरक्षण करना यानी इनको सेफ गार्ड करने का भी एक अलग से अधिकार है इंसान को, ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 32 में आता है। इसके तहत ये कहा गया है कि संविधान की जो बेसिक फीचर्स और जो मूल जो विशेषता जो है उसके अंदर आता है आर्टिकल नंबर 32। इस तरह से यानी कि संवैधानिक संशोधन के थ्रू भी आर्टिकल नंबर 32 को बदला नहीं जा सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि संविधान द्वारा अनुच्छेद नंबर 32 के तहत मौलिक अधिकारों की गारंटी है, यानी कि आर्टिकल नंबर 32 भी देखा जाए तो मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है हमको, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय इसी के थ्रू जो है आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू जो है रिट इशू करता है, ठीक है। उच्च न्यायालय जो है वो आर्टिकल नंबर 226 के थ्रू करता है, जो इसमें शामिल नहीं है रिट इशू करना। और अनुच्छेद नंबर 359 के तहत राष्ट्रपति जो है आपातकाल के टाइम पे इसको स्थगित कर सकता है, इस आर्टिकल नंबर 32 को आपातकाल के टाइम पे स्थगन का हो सकता है, बाकी नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। आर्टिकल नंबर 34 रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट ड्यूरिंग मार्च ऑफ लॉ, यानी कि जब भी सैन्य शासन लगा हुआ होगा ना उस टाइम मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 35 पार्लियामेंट के अलावा कोई किसी के पास में भी ऐसे पावर्स नहीं है जो कि फंडामेंटल राइट्स को ऑल्टर कर सके। यानी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो भी कहते हैं कानून वगैरह जो भी बनाने का जो कहते हैं पावर जो है वो सिर्फ संसद के पास में है, विधानसभा वगैरह के पास में ये पावर नहीं है। अब हम आ जाते हैं बड़ों की सलाह के ऊपर, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिससे कि हमें एक बहुत अच्छी सोसाइटी का निर्माण किया जा सकता है। भाग नंबर 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में आते हैं। ये आयरिश संविधान से बोरो किए हुए हैं, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये पेपर के अंदर, ठीक है। इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। ये कोर्ट के अंदर इनको कोर्ट जो है इनको लीगली एनफोर्स नहीं कर सकता, इसलिए ये कोर्ट में चैलेंजेबल भी नहीं है, ये सिर्फ एक गाइडलाइन है अच्छा वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। तो इसमें आर्टिकल नंबर 36 जो है वो क्या आता है, इस डीपीएसपी की डेफिनेशन आती है इसके अंदर। फिर आर्टिकल नंबर 37 ये बताता है कि साहब निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में बताता है आर्टिकल नंबर 37 कि कौन कौन सिद्धांत, जैसे गांधी जी का प्रिंसिपल वगैरह जो है ना इनके बारे में बताता है आर्टिकल नंबर 37, ठीक है। आर्टिकल नंबर 38 जहाँ से मेन स्टार्ट होता है, आर्टिकल नंबर 38 जो ये कहता है कि लोगों के कल्याण के लिए आय, स्थिति, सुविधाओं व अवसरों के अंदर असमानताओं को कम किया जाएगा इस देश के अंदर। यानी कहते हैं ना अमीर जो बहुत अमीर हो रहा है, गरीब बहुत गरीब हो रहा है, ठीक है, उन चीज़ों को जो इनइक्वालिटी हुई हुई है ना इनकम के अंदर उसको चेंज किया जाएगा, उसको जितना हो सके कम से कम करने की प्रयास किए जाएंगे। यह आर्टिकल नंबर 38 में पूछा गया है, बताया गया है, सॉरी। आर्टिकल नंबर 39A39A, ठीक है, ये बोला गया है कि गरीबों को भी निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। ऐसा नहीं कि भाई आदमी अमीर है उसके पास पैसा है तो उसको कानूनी सहायता दी जा रही है, वकील वगैरह सब मुहैया हो रहे हैं और गरीब आदमियों से कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है, ऐसा नहीं है। गरीब आदमी को भी निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी।
इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और ये किसके लिए पहले शुरू में था नहीं, डीपीएसपी के अंदर 42वां जो संवैधानिक संशोधन जो हुआ 1976 के अंदर, उसके तहत इसको ऐड किया गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 40, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विलेज पंचायत। ठीक है, राज्य में ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में बनाया जाएगा। ठीक है, ये गांधी जी ने कहा था, उससे लिया गया है ये। तो ये पूछा जाता है कि विलेज पंचायत का कौन सा डीपीएसपी है, तो आप आर्टिकल नंबर 40 बताएंगे उसको। आर्टिकल नंबर 41, हर आदमी को इस देश में काम करने का अधिकार है, एजुकेशन पाने का अधिकार है। ठीक है, और भी जो कुछ चीज़ें हैं उनके अंदर पब्लिक असिस्टेंस पाने का अधिकार है। बेसिकली उन लोगों को जो कि बेरोजगार हैं, जिनका बुढ़ापा है, ठीक है, जो बीमार हैं, जो विकलांग हैं, उन सबको भी आपको जो है पब्लिक असिस्टेंस देने का, यानी कि राज्य का ये कर्तव्य है कि उन सबको पब्लिक असिस्टेंस दी जाए, काम करने में, एजुकेशन पाने में, सब चीज़ों में। आर्टिकल नंबर 42, वह ये कहता है कि काम करने की जगह पे मानवीय परिस्थितियां होनी चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को। ऐसे नहीं कि आदमी वहीं काम कर रहा है, वहीं पे जो है मांस पड़ा हुआ है, वहीं पे जो है बम पड़े हुए हैं, बंदूक पड़ी हुई है, जो आदमी का दिमाग ही घुमा हुआ है, ऐसे नहीं। मतलब जो बिल्कुल जो मानवीय परिस्थितियां जो होनी चाहिए, बेयर मिनिमम, वो कम से कम सुनिश्चित करे सरकार किसी भी जगह पे काम करने के लिए। इसके अलावा मैटरनिटी रिलीफ भी देना चाहिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज जो है उनके लिए मैटरनिटी रिलीफ यानी मातृत्व राहत का भी प्रोविजन है डीपीएसपी के तहत। ये भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है 42, जो कि इसके अंदर मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात करी गई है, जो कि आजकल चल भी बहुत रही है देश के परिदृश्य के अंदर। आर्टिकल नंबर 43, यानी कामगारों के लिए जो है ना एक अच्छा जीवन स्तर पाने के लिए, जो निर्वाह करने के लिए जो बेयर मिनिमम सैलरी जो है ना, वो सुनिश्चित करना जो है राज्य का काम होना चाहिए। यानी कि मिनिमम लिविंग वेजेस होनी चाहिए वर्कर्स के लिए, कि भाई सबके लिए तय होना चाहिए कि इतना पैसा तो आदमी को चाहिए ही। समझ लीजिए आज एक आदमी है, उसको आप सुबह से लेकर शाम तक काम करवाते हैं, उसको बोलते हैं ले बेटा 10 रुपये का नोट लेकर के चल जा, तो 10 रुपये का देखा जाए तो आज के परिदृश्य में कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, आज 500 के नोट में भी कुछ नहीं होता, तो कम से कम बेयर मिनिमम जो है वेजेस को फिक्स करना जरूरी है। ये भी राज्य की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आर्टिकल नंबर 43A, ये भी शुरू में नहीं था, इसको भी जो है 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में ऐड करा गया। इसके तहत ये है कि साहब जो उद्योग जितने भी होंगे उनके मैनेजमेंट में, उनके प्रबंधन के अंदर जो वहाँ के काम करने वाले जो लोग होंगे ना, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। ऐसे नहीं कि सिर्फ सेठ ही मैनेजमेंट करके बैठे हुए, तो वो कभी भी वर्कर की दिक्कत को समझ नहीं पाएंगे। वर्कर्स के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, ताकि वो उनकी चीज़ों को ढंग से समझ सके। आर्टिकल नंबर 43B, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारिता समिति बनाने का भी या कहते जो है उसको प्रमोट करना जो है राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सहकारी समिति को प्रमोट करना। ये इनिशियली था नहीं, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के थ्रू इसको ऐड किया गया। आर्टिकल नंबर 44, ये भी बहुत भयंकर चल रहा है इस वक्त देश के अंदर, इसके अभी करंट में देखा जाए तो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक समान नागरिक संहिता। इसके तहत क्या होता है कि इस पूरे देश में सब नागरिकों के लिए एक लॉ चलेगा। ठीक है, भले वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी सेक्ट का हो, क्यों ना हो, और वो लॉ मेनली किस में चलेंगे, मैरिज में, डाइवोर्स में। ठीक है, जो इनहेरिटेंस होती है, अडॉप्शन जो होता है, ठीक है, उन सब के अंदर जैसे हिंदू एक्ट अलग चलता है, मुसलमान एक्ट अलग चलता है, सिख एक्ट अलग चलता है, ऐसे नहीं सबके लिए एक ही चलेगा। जब तो ये ट्रिपल तलाक वगैरह सबको हटाने की कोशिश करी जा रही है ताकि यूसीसी लाया जा सके इस देश के अंदर। ये भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, यूसीसी कौन सा नंबर का है, तो आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 45, ये भी हमने देखा था, आरडी एक्ट बना इसके तहत ही, 21A वाला जो आर्टिकल जो है वो इसी के तहत आया। ठीक है, इसी से बोरो किया गया वैसे देखा जाए तो उसको, यानी कि 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक एक तो बच्चों की ढंग की देखभाल होनी चाहिए। ठीक है, और एक उनको जो है शिक्षा प्रदान करने का सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वहाँ पे तो हमने 6 से 14 साल देखा, यहाँ पे 6 साल तक का बता रखा है। तो आर्टिकल नंबर 45 से ही बोरो करके जो है आर्टिकल नंबर 21 से मौलिक अधिकार बनाया गया था। आर्टिकल नंबर 46, राज्य के अंदर जितने भी कमजोर वर्ग हैं, एससी वर्ग हो गया, एसटी वर्ग हो गया, या फिर क्या कहते हैं अन्य कमजोर वर्ग हो गए, जो कि आर्थिक और शैक्षिक रूप से कमजोर जो हैं, उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को निरंतर प्रयास करना चाहिए। आर्टिकल नंबर 47, ठीक है, वो ये कहता है कि जो सार्वजनिक सुधार, जो स्वास्थ्य जो है
उसमें सुधार करने के लिए सरकार को जो है प्रयास करने चाहिए, यानी न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ के अंदर टाइम टू टाइम जो है सरकार को नए से नए मेजर्स लेने चाहिए ताकि उसमें सुधार किया जा सके। आर्टिकल नंबर 48 जो है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, इसी के तहत गाय वगैरह का वध पे रोक लगाने का जो है कार्रवाई कर रही है सरकार आजकल, कृषि और पशुपालन कहते हैं इसको। आर्टिकल नंबर 48A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से डील करता है, यानी कि राज्य की ये भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे, उसका सुधार करने की कोशिश करे तथा देश के जितने भी वन हैं और वन्य जीव जो हैं उनकी रक्षा करे और जो है मतलब उनकी अच्छी तरीके से रक्षा करे। यह आर्टिकल नंबर 48 में आता है। आर्टिकल नंबर 49 ये बहुत पूछा गया है, ठीक है, यानी कि जितने भी ऐतिहासिक महत्व के हमारे मॉन्यूमेंट्स जो है ना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए सरकार जो है वो कदम उठाए। आर्टिकल नंबर 50 वो ये कहता है कि इस देश में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने के निरंतर प्रयास होने चाहिए, यानी कि लोक सेवा में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, मतलब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग होनी चाहिए। जुडिशरी तो आपके जो है पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था हो गई और एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका जो है वो आपकी ब्यूरोक्रेसी हो गई, वो दोनों चीज़ें एक लेवल पे नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ताकि अगर ब्यूरोक्रेसी या मंत्रिमंडल या कोई भी गलती करे तो निष्पक्ष तरीके से जुडिशरी जो है उसके अंदर मतलब जो भी फैसला जो है वो ले सके। आर्टिकल नंबर 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करना, ये भी हमारी सरकार की ही एक जिम्मेदारी है कि इंटरनेशनल पीस को सपोर्ट करे। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो अभी हमने देखा कि शुरू में तो डीपीएसपी कम थे, फिर बाद में अलग अलग अमेंडमेंट के थ्रू डीपीएसपी ऐड करे गए। तो आर्टिकल जो ये संविधान संशोधन नंबर 42, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, इसके तहत 4 नए डीपीएसपी ऐड करे गए। कौन कौन से? आर्टिकल नंबर 39, 39A, 43A, 43A यानी कि और 48A, ये बाद में ऐड करे गए संविधान संशोधन नंबर 42 के तहत। इसके अलावा 44th जो संविधान संशोधन जो हुआ 1978 में, उसके तहत एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 38, और हमने देखा था ना इनइक्वालिटी को अलग करना, मतलब कम करने का प्रयास करना। 86th वाला जो संविधान संशोधन जो हुआ उसके तहत जो आर्टिकल नंबर 45 मैंने आपको बताया था, उसके तहत उससे लेकर के आर्टिकल 21A बनाया गया, यानी कि राइट टू एजुकेशन वाला, वो आर्टिकल नंबर 45 से बोरो किया गया था और उसके लिए 86th वाला संवैधानिक संशोधन करना पड़ा 2002 के अंदर। 97 संशोधन 2011 में हुआ, यानी सहकारी समितियों को बनाने वाला, वो हुआ आर्टिकल नंबर 43B के अंदर ऐड किया गया। अब हम आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर, यह है 51A। तो ये पार्ट 4A के अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 51A बनता है। इसको हमने बोरो किया था यूएसएसआर से, यानी रशिया से बोरो किया हुआ है ये फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन के ऊपर 1976 के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था संविधान के अंदर, और कौन सा 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये 1976 का, जिसके तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन के ऊपर। उसके बाद में एक 11वीं जो है फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2002 के अंदर, और वो कौन सी थी कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना चाहिए माता पिता को, ये उनका कर्तव्य है, ये ऐड करी गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये भी डीपीएसपी की तरह जो है वो कोर्ट द्वारा लागू नहीं करी जा सकती, ठीक है, एनफोर्स नहीं करी जा सकती, इसलिए ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये कोर्ट के अंदर जो है चैलेंज नहीं करी जा सकती है, किसी भी न्यायालय में जो है वाद योग्य नहीं है ये। इसी के साथ इस लेक्चर का हम अंत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।